नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डायलॉग भी दे दिया है, ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए। अब वो कौन सी डिलीवरी की बात कर रहे थे ये तो हम आपसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले आज राज्यसभा में एक बहुत जबरदस्त सीन देखने को मिला जब आज इस नई चेयर का स्वागत किया गया। इस स्वागत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे, उन्होंने भी स्पीच किया, लेकिन सबसे जो ध्यान देने वाली बात है या समझने वाली बात है, सबसे बड़ा जो काम एक तरीके से कहा जाए वो किया है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने क्या कहा है, मैं दर्शकों को बहुत जल्दी से उसको सुनवा देता हूं, फिर आपसे जरा समझते हैं उसको। सुनवाइए जरा खड़गे साहब का बयान। To your predecessors completely unexpected and sudden exit from the office of the chairman Rajya Sabha, which is unprecedented in the annals of parliamentary history. Chairman, Rajya Sabha, being custodian of the entire house, belongs as much to the opposition as to the government. Please, आप बैठिए। I was disheartened Please, that आप the बैठिए। House did not get an opportunity to bid him a farewell. Regardless, I wish him, on behalf of the entire opposition, a very healthy life. हेमंत सर, खड़गे साहब ने धनखड़ साहब को याद कर लिया राधा कृष्णन साहब के अभिनंदन के मौके पर, और ये भी बता दिया कि भाई उनको फेयरवेल का मौका नहीं मिला, इस चीज का अफसोस है। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि धनखड़ साहब बिल्कुल स्वस्थ है। भाई जाहिर सी बात है, अगर जगह जगह वो जाकर के भाषण दे रहे हैं तो चीजें दिख ही रही हैं। लेकिन जो उन्होंने एक तरीके से कहा, क्या इसको ये माना जाए कि उन्होंने राधा कृष्णन साहब से कहा कि भाई आपकी कुर्सी सुरक्षित नहीं है, ये ध्यान रखिए, इसलिए आप उनका ध्यान तो दीजिए लेकिन हमारा भी ध्यान रख लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक तरफ धनखड़ साहब के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए राधा कृष्णन जी को चेता रहे थे, तो दूसरी तरफ ये बता रहे थे कि अगर हमारी तरफ ध्यान नहीं आया तो जैसे धनखड़ साहब के लिए हम इम्पीचमेंट लेकर के आ रहे थे वैसे आपके लिए भी लेकर के आ सकते हैं। तो क्या ये दोनों चेतावनी है? उधर मोदी जी के परफॉर्मेंस के बीच में ये बड़ी परफॉर्मेंस दे दी खड़गे साहब ने। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, शीतकालीन सत्र का पहला दिन था और नए चेयरमैन आए हैं, तो स्वाभाविक है कि उनका स्वागत करने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोटोकॉल है, एक पूरे की पूरी परंपरा है। प्रधानमंत्री ने जो अपनी बात कही वो कही, उसके बाद विपक्ष के नेता के नाते और इस सदन के दौरान अगर आप देखेंगे स्वाभाविक तौर पर जो प्रेजेंट अभी राज्यसभा है उसमें सबसे ज्यादा उम्र के शायद खड़गे साहब ही, उनका एक लंबा चौड़ा आधी सदी से ज्यादा का संसदीय इतिहास है। वो ना केवल स्वागत कर रहे थे बल्कि ये नहीं कह सकते कि चेता रहे थे। बेसिकली क्या होता है, जब इतना सीनियर आदमी बोलता है और खासतौर पे सदन में विपक्ष का नेता, तो वो ही स्पीक्स विद ए सर्टेन अथॉरिटी। तो वो उनको एक तरीके से आगाह कर रहे थे, उनको याद दिला रहे थे कि जो आपके पूर्ववर्ती थे उनका ये हालत की गई कि वो उस तरफ ज्यादा देखते सत्ता पक्ष की तरफ, और उसके बावजूद भी उनकी हालत ये की गई कि इस देश के अंदर पूरे संसदीय इतिहास के दौरान जिस तरीके से उनका इस्तीफा हुआ और उनको फेयरवेल तक भी नहीं गई, ये अपने आप में एक अप्रत्याशित था और आज तक ये देश के संसदीय इतिहास में नहीं हुआ था। तो वो एक तरीके से उनको आगाह भी कर रहे थे और जो चिंता भी जता रहे थे कि देश की जो संसदीय परंपरा है उसमें जो राज्यसभा के जो है चेयरमैन, उनको भी अगर बिना उसके फेयरवेल के भेजा जा सकता है तो आप उसकी डेमोक्रेसी की परिस्थिति समझ सकते हैं। तो इसको मैं एक वरिष्ठ नेता की सलाह मानूंगा चेयरमैन के लिए, उसको उसी रूप में देखा जाना चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने पूरा बताया कि पुराने जो चेयरमैन थे वो क्या करते थे क्या नहीं करते थे, उस तरफ ज्यादा देखते थे, हमारी तरफ ये, तो आप हमारा भी बराबर ध्यान रखिए दोनों तरफ का, क्योंकि इनकी तरफ अकेले रहेंगे तो वही हश्र हो सकता है। तो इसको आप कह सकते हैं एक तरीके से आगाह कर रहे थे। लेकिन इसमें जो चिंता की बात है, वो जो भी अपनी तकरीर कह रहे थे उसमें तथ्यों की तो कोई दिक्कत थी नहीं, या कोई ऑफेंसिव भाषा ही नहीं यूज कर रहे थे। वो किसी भी तरीके से सरकार को कुछ नहीं कहते, प्रतीकात्मक शब्दों में एक तरीके से नए चेयरमैन को बता रहे थे बात। तो उसमें विपक्ष का नेता बोल रहा है और सदन के जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो शोर मचा रहे थे। इसका मतलब क्या है, 100% उनकी दुखती रग दब गई। जिस चीज का वो जिक्र ना सदन के अंदर करना चाहते ना बाहर करना चाहते, धनखड़ का किसी रूप में, मतलब आप सोचिए ना, कोई भी व्यक्ति जाता है सदन के बाद चेयर करने के बाद, उसकी एक जो क्या ना फेयरवेल पार्टी देने की तो एक परंपरा रही है इस देश के अंदर, उसकी सेवाओं को याद करने की। विपक्ष ने कोशिश की
लेकिन सरकार ने उनको बुला दिया। उसी सरकार ने जो उस एनजीओ की एक ब्रांच के तहत काम करती है, जिसका प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से जिक्र किया था, और वो उसी एनजीओ के एकलव्य बताते थे धनखड़ साहब अपने आप को सदन के पटल पे बैठ करके। तो उनके साथ ये हुआ, तो ये बता करके, याद दिला करके, किसी भी तरीके से अपने खड़गे साहब ने कोई वो नहीं, गुस्ताखी नहीं की। गुस्ताखी वो लोग कर रहे थे जो सच को नहीं सुनना चाहते, जो एक बुजुर्ग नेता की बात नहीं सुनना चाहते, और संसदीय परंपराओं के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते कि वो किस संदर्भ में उस बात को कह रहे हैं। सर, मोदी जी आज जो है सदन शुरू होने के पहले हर बार की तरीके से फिर से मीडिया के सामने आए और आते ही उन्होंने मुस्कुरा करके सबसे पहले ही कहा कि आप भी मौसम का मजा लीजिए। तो आप भी बड़े करीब रहे हैं दिल्ली के, तो मौसम का मजा वहां के कितने लोग ले रहे हैं, आपके पास क्या जानकारी है, जरा वो भी बता दीजिएगा। साथ में मोदी जी कह रहे हैं कि परफॉर्म कैसे करना है, इसका टिप्स वो विपक्ष को देने को तैयार है। उनको जो है वो ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए, डिलीवरी की जरूरत है। तो ये स्टेटमेंट मोदी जी को कितना सूट करता है, जरा मैं ये समझना चाहता हूँ। नहीं, मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखता हूँ ना प्रकाश जी। देखिए, आप भी पुराने आदमी हैं। मोदी जी डिलीवरी की ट्रेनिंग तो शायद नहीं दे पाएंगे, माफ कीजिएगा, ड्रामे की ट्रेनिंग दे सकते, टू दिस एक्सटेंट आई कि, क्योंकि उनसे ज्यादा ड्रामा, उनसे बड़ी इवेंट इस देश के अंदर शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति करने में, और दुनिया के अंदर की भी बात करें आप, तो जो आज समकालीन विश्व में जितने भी नेता हैं, मोदी के मुकाबले की कोई इवेंट कर सकता हो, उनके मुकाबले कोई ड्रामा कर सकता हो, उनके मुकाबले कोई टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ सकता हो, लेकिन डिलीवरी का सवाल आते ही तो फिर मोदी जी कहीं खड़े नहीं होते दिखाई देते। संसद के बाहर देख लीजिए, संसद के अंदर देख लीजिए, किसी पैरामीटर पर देख लीजिए, किसी सब्जेक्ट पर देख लीजिए, विदेश नीति, आर्थिक नीति, गवर्नेंस, विजन, डिलीवरी, ये उनके खाते में सारी चीजें हैं, केवल डिलीवरी नहीं है। उनको सदन का नेता बने 11.5 साल हो गए, प्रधानमंत्री है वो इस देश के। आज तक आपने प्रधानमंत्री जी को किसी एक सवाल का जवाब देते हुए देखा है? सवाल की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री यूनियन कैबिनेट को लीड करता है, ठीक, और इस देश में आजादी से लेकर के 2014 तक हर प्रधानमंत्री ने दोनों सदनों में, जिस दिन उसके मिनिस्ट्री का क्वेश्चन डे होता है, उसका बाकायदे जवाब दिए है डॉक्टर मनमोहन सिंह तक। कभी आपने प्रधानमंत्री जी को आज तक किसी सवाल का जवाब देते हुए देखा है? ये है उनकी डिलीवरी। सदन के अंदर कभी किसी बहस में हिस्सा लेते हुए देखा है? मोनोलॉग करना अलग बात है। हाँ, एक काम जरूर करना शुरू किया उन्होंने पिछले कई सेशन से, कि हाउस शुरू होने से पहले सदन के बाहर खड़े होकर के बिना कोई सवाल लिए मीडिया का, उनसे काफी अच्छी बेहतर दूरी बना करके, कैमरों की उसमें एक भी सवाल लिए बिना 10 मिनट का, 8 मिनट का, 12 मिनट का राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं, एक खास अंदाज में मोनोलॉग, और कोई सवाल ना तो पूछने की हिम्मत करता और ना वो सवाल उन्होंने कभी लिया। तो मोदी जी डिलीवरी की बात कैसे करेंगे? मोदी जी मोनोलॉग की बात कर सकते हैं, मोदी जी स्क्रिप्ट की बात कर सकते हैं, इवेंट की बात कर सकते हैं, ड्रामेबाजी खुद कर सकते हैं। विपक्ष को ड्रामेबाज कैसे कह सकते हैं? वो जिस भी तरीके से सदन के अंदर आते हैं। जी हेमंत सर, कहीं हम गलत, मोदी जी की बात को गलत तो नहीं समझ रहे हैं? मोदी जी ये कह रहे हो कि आज जिस तरीके का माहौल है, सारे सवाल विपक्ष से पूछे जाते हैं, तो मोदी जी ये कह रहे हो कि विपक्ष काम करे, ड्रामे तो मैं कर ही लेता हूं। नहीं, उन्होंने जो एग्जैक्टली जो शब्द कहा था, उन्होंने कहा था सदन में ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए। तो सदन में डिलीवरी का काम तो भाई साहब सत्ता पक्ष का होता है। डिलीवरी तो सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है, मोदी जी की ऊपर जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री की। वो ड्रामेबाजी खुद कर रहे हैं और नाम ड्रामे के नाम विपक्ष पे ले रहे हैं। यही तो त्रासदी है इस देश की। वो कह रहे हैं कि सदन में ड्रामा नहीं, विपक्ष को कह रहे हैं कि ड्रामेबाजी मत करिए। आप अपनी डिलीवरी नहीं बता रहे हैं। अपने जितने खुद, आज सवाल सत्ता में किससे होते हैं? सरकार में, लोकतंत्र में। जो सत्ता में है वो विपक्ष पे सवाल उनका मीडिया भी पूछता है, उनके इंस्टीट्यूशंस भी पूछते हैं, वो खुद भी पूछते हैं। डिलीवरी की बात मोदी जी कैसे कर सकते हैं? अपने राम प्रकाश जी, अगर मोदी जी ने डिलीवरी की बात शुरू कर दी, फिर तो पूरी सरकार कटघरे में खड़ी हो जाएगी आकर के। दिक्कत ही तो वो सबसे बड़ी है। कैसे करेंगे बताइए? किसी फ्रंट के ऊपर अपनी कोई डिलीवरी बता दे। कितने उन्होंने काला धन ले हैं, कितने स्मार्ट सिटी बना दिए, कितना भारत के अंदर मेक इन इंडिया हो गया, कितना भारत विश्व गुरु बन गया, कितनी बेरोजगारी खत्म होगी, कितने साल 2 करोड़ रोजगार दे दिए, कितनी गरीबी मिट गई। ये सारे सवाल डिलीवरी के ही तो है। बता दीजिए एक बार। वो नहीं बता रहे। विपक्ष को कह रहे कि आप ड्रामेबाजी बंद कीजिए, फिर उनको कोचिंग देने की ऑफर कर रहे हैं। अगर उनकी कोचिंग विपक्ष ने ले ली तो इस देश का बंटादार होना फिर तो वैसे ही निश्चित है कि सरकार तो किसी काम की है नहीं, विपक्ष भी अगर उन्हीं की कोचिंग ले लेगा तो फिर ये देश जाएगा कहां? ये तो सोचने की बात है नहीं। तो प्रधानमंत्री जी ने जो आज सदन की शुरुआत की है, मुझे लगता है विपक्ष को, जैसे उनकी हमेशा से आदत है,
उसको चिढ़ाने के साथ, उसकी मस्करी उड़ाने के लिए, और फिर वो ये उम्मीद भी करते हैं कि विपक्ष सहयोग भी करेगा। तो ये मुझे लगता है कि ये अपने आप में थोड़ा सा ज्यादा कर रहे हैं वो, विपक्ष को इस तरीके से डिमीन करना सदन के पहले दिन, और आप उनसे उम्मीद करो कि वो आपका सहयोग करेंगे, तो अपने आप में मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा है। वो तो खैर आज, लेकिन आज आपकी बात सुन करके जो भक्त हैं वो कंफ्यूज हो रहे होंगे। अभी तक तो जिस तरीके से पिछले कुछ सत्र में ये दिखाया जा रहा था कि सदन चलाना तो विपक्ष की जिम्मेदारी है, अब आज आप बार बार ये बता रहे हैं कि सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, डिलीवर सरकार को करना है सदन के अंदर। तो भक्त जो है, मुझे लगता है कि आपकी बात सुन करके कंफ्यूज होंगे। अभी जो है वो बताएंगे भी, ट्रोलिंग जब होगी तब आप शायद मानेंगे मेरी बात को, कि पिछले कुछ समय से आपने ये नोटिस किया होगा सर, बार बार ये कहा जाता है कि विपक्ष सदन नहीं चलाना चाहता है, लेकिन सदन जब संसद सत्र शुरू होने के 2 दिन पहले अगर इस देश के संसदीय कार्य मंत्री आकर के विपक्ष को कोसने लग जाए, अहंकार में उसको ट्रेलर देने लग जाए, धमकाने लग जाए कि कोई जो है वो संविधान की बात नहीं करेगा, कोई जो है वो वंदे मातरम नहीं बोलेगा, कोई जय हिंद नहीं बोलेगा, जब आप उकसाएंगे विपक्ष को तो विपक्ष क्या करेगा? और दूसरा ये कि भाई विपक्ष के जो मुद्दे हैं, आखिर उन मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं होगी? क्यों केवल वही सदन में वही बात होगी जो सरकार चाहेगी? विपक्ष का अधिकार नहीं है संसद सत्र के ऊपर? विपक्ष की कोई टाइमिंग नहीं है क्या? आपने तो कवर किया है लंबे समय तक। राम प्रकाश जी, नए भारत के अंदर मोदी जी ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सदन हमेशा चलाना सरकार का दायित्व होता है, और उसका विपक्ष का सहयोग लेना भी सरकार का दायित्व होता है, और मिलजुल कर ये लोकतंत्र आगे बढ़ता है। 11.5 साल में जब से मोदी जी ने सत्ता संभाली है, ये सारा ओनस भी सारे का सारा विपक्ष के ऊपर रख दिया गया है। कुछ वो शुरुआत कर देते, बाकी सारे पोमेरियन मीडिया अपने आप शाम तक हुआ करके कर देंगे सारी बात। आप इस सदन सत्र की शुरुआत देखिए। आप अभी तक मोदी जी और उनकी सरकार क्या करते थे पिछले 11.5 साल से, कि सीबीआई, ईडी और बाकी एजेंसियों के जरिए विपक्ष को टारगेट पर लेते थे। ठीक, इस बार क्या हुआ है, कल देखिए आप, आज से सेशन शुरू हुआ, और दिल्ली पुलिस ने जो 3 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज की थी, उसको 30 नवंबर को सदन से एन पहले, सदन शुरू होने से चंद घंटे पहले उसको सार्वजनिक किया जाता है। कभी आपने सुना ऐसा कि 3 अक्टूबर की एफआईआर, देश में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में इतनी बड़ी नेता सोनिया गांधी और तमाम विपक्षी नेताओं के खिलाफ इस तरीके की एफआईआर, और उसको 27 और 57वें दिन उजागर किया जाए? सोच करके देखिए आप। तो ये इनकी शुरुआत थी। उससे पहले जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसमें रिजिजू के जो सुर थे। फिर कल उन्होंने पहली बार एक बात और स्वीकार की, जब उनसे एसआईआर के बारे में पूछा गया, आपको ध्यान हो, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूं। तो ये बेसिकली बेचारे अपनी दिशा भ्रम के शिकार हो गए। इनको लगता है कि सदन चलाना भी, जैसे सरकार चलाना भी विपक्ष का काम है ना, इनके बस की तो सरकार चलानी है नहीं, इनके बस की तो इवेंटबाजी है, लफाजी है, झूठ बोलना है, मक्कारी है, वोट चोरी है, झूठ बोलकर सारी चीज को गुमराह करने वाला है, साइड स्टेप कर जाना इश्यूज से, और विपक्ष का काम सदन चलाना है। इन्होंने ये मान लिया है। हकीकत इसके विपरीत है। आज कल जो जैसे सोनिया गांधी के खिलाफ पर्चा दर्ज दिल्ली पुलिस का, ईडी ने क्या कर लिया भाई, 2011 से जांच चल रही है कि नहीं चल रही? सुब्रमण्यम स्वामी आरोप लगाने वाले थे, उसमें चार्जशीट होगी क्या कोर्ट में? उसमें तो रोज कोर्ट अभी 16-17 तारीख को शायद फैसला देगा कि वो चलना भी है केस या नहीं चल रहा है। इसी दौरान इकोनॉमिक ऑफेंस विंग दिल्ली पुलिस में, मतलब दिल्ली पुलिस भी उस श्रेणी में आ गई है जहां विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जाएगा। इनको क्या लगता है कि राहुल गांधी जो ईडी और सीबीआई से नहीं डर रहा, वो दिल्ली पुलिस से डर जाएगा क्या? ये चाह क्या रहे? ये चाह ये रहे कि सदन एक पल भी ना चले। ये सदन चलाने की आपको हरकतें दिख रही है क्या? हाउस से एक दिन पहले इस तरह का मुकदमा, मैं कह रहा हूं 3 अक्टूबर को एफआईआर थी, 4 को दिखाते हैं ना सारा, क्या समस्या है? क्यों छुपा के रखी 57वें दिन कल तक के लिए? आ जाते ही आप सोचिए, दिल्ली के अंदर 70% लोग, सर्वे आया है आज ही कि 70% लोग दिल्ली को छोड़ के जाना चाहते हैं वहां के प्रदूषण के हालात को देखते हुए। और मोदी जी शुरुआत क्या कहां से करते हैं कि आप भी मौसम का मजा लीजिए। इसको सैडिस्टिक प्लेजर नहीं है तो और क्या कहेंगे आप? दिल्ली में आज किसी आदमी की थोड़ी सी भी गुंजाइश है, वो आदमी दिल्ली में रह करके घुट घुट के मरना चाहेगा क्या? जो पॉल्यूशन के अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स हैं, वो कभी आपने सुने थे क्या? और सरकार किस तरीके से पल्ला झाड़ चुकी है, सारी की सारी संवैधानिक संस्थाएं उसकी तरफ मुंह कर भी नहीं कर रही है। ये हो क्या रहा है देश के अंदर? और प्रधानमंत्री उस पर ये कर रहे हैं कि भाई आनंद लीजिए, आप भी जिस मौसम का आनंद प्रधानमंत्री ले रहे होंगे, और तो कोई सामान्य आदमी तो नहीं ले सकता, जो कोई नॉन बायोलॉजिकल हो तो उसकी मैं नहीं कह सकता। तो ये सारी की सारी चीजें राम प्रकाश जी, ये खास तरह के सैडिस्टिक प्लेजर के तहत की जा रही है।
और कारण समझ लीजिए उसका क्या है। एसआईआर पे इनके पास कोई जवाब नहीं है, वोट चोरी पे इनके पास कोई जवाब नहीं है। देखिए आज तारीख है 1 दिसंबर, 5 जनवरी को राहुल गांधी ने हरियाणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, याद है आपको? 5 नवंबर को। और उसमें क्या कहा था उन्होंने कि 3.5 लाख वोट काट दिए लोकसभा और विधानसभा के बीच में, और 25,40,000 नए जोड़ दिए फर्जी, कहा था ना। और हरियाणा सीओ ने क्या कहा था कि हम इसका विस्तृत जवाब देंगे। अभी तक इस मुद्दे पे ज्ञानेश गुप्ता, हरियाणा सीओ, भारतीय जनता पार्टी, किसी ने मेरिट पे एक लाइन का जवाब दिया? हरियाणा का जवाब नहीं आपके पास, फैक्ट्स फिगर्स आ गए। महाराष्ट्र के बारे में मुंह नहीं खोलते, बिहार के बारे में कह रहे कि विपक्ष हार को पचाना सीखे। जिस तरीके से आप चुनाव करा रहे हो, जिस तरीके से आप एसआईआर करा रहे हो, तो ये तो तय मान के चलिएगा अगर यही सब चलता रहा 4-6 महीने और, तो इस देश में विपक्ष नाम की चिड़िया ही नहीं बची। अभी तक तो आप कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, मैं तब भी आपको एक बात कहा करता कि रामप्रकाश जी, कांग्रेस मुक्त भारत तो एक नौटंकी है, इनको चाहिए विपक्ष मुक्त भारत। और वही चीज आप कहीं ना कहीं डे इन एंड डे आउट देख रहे हो इनकी हरकतों से, चाहे सदन के अंदर हो, सदन के बाहर हो, डिमीन करना हो। भाई वोट चोरी का जवाब कौन देगा? उसका लाभार्थी कौन है? ज्ञानेश गुप्ता। और आप उसके अलावा तीसरा तो कोई लाभार्थी है नहीं इस देश के अंदर। डेमोक्रेसी का सत्यानाश करके रख दिया आपने। बताइए ना, हरियाणा के अंदर ये हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ या ना बता दीजिए। बिहार का बता दीजिए। कह रहे कि विपक्ष हार को पचाना सीखे। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मोदी जी तो नीतीश की शपथ में गए थे, वहां कितनी उमंग थी, कितना जोश था, जरा बता दें दर्शकों को, और एक बार सेलिब्रेट करके देख लें। बिहार का चुनाव 14 तारीख को रिजल्ट आया था राम प्रकाश जी, आज 1 तारीख है। महिलाएं हजारों की संख्या में सड़क पे उतर कर 10-10 हजार रुपए जो प्रॉमिस किया गया था वो मांग रही है वहां पे। सोचिए अभी सरकार को बड़े 20 दिन नहीं हुए, ये 5 साल निकलेंगे कैसे, कहां से पूरे करेंगे पैसे? तब तो मोदी जी ने बटन दबाया नीतीश के साथ और 12,000 करोड़ को चूना लगा दिया स्टेट को, बिहार जैसी स्टेट को। महिलाओं को 12,000 करोड़ बांटने की बात थी, अब दे दो ना बाकी पूरे 2 लाख दे देते, वो 10,000 के लिए बेचारी प्रदर्शन कर रही है जो रहेगी। तो ये तो स्थिति है। ये डिलीवरी की बात करेंगे, ये ड्रामेबाजी की बात करेंगे, ये सीरियसनेस की बात करेंगे? ये तो कभी खुद ही सीरियस नहीं हुआ आज तक। आप 10 मिनट, राम प्रकाश जी मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, हर सदन से पहले, हर सेशन से पहले आप 10 मिनट बाहर खड़े हो जाते हैं और बिना किसी सवाल के 10-12 मिनट का राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं। कभी हाउस के अंदर जब चल रही होती सारी प्रोसीडिंग्स, कभी उसमें भी भाग लेके देखा है क्या? कभी देखा हो आपने सक्रिय तो प्रोएक्टिव तौर पर देखा हो किस तरीके से बिल पास हो रहे हैं? 10 मिनट में 12 बिल पास हो गए। आप कोई दुकान चला रहे हो क्या यार? ये इतना बड़ा देश 144 करोड़ का, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कायदे कानून बहस मुलायजे के बाद होते हैं, या आपने कहा बस हो गया पास, हाउस चलने नहीं देंगे, आखिरी दिन बैठ के अपना फटाफट फटाफट जो मर्जी आए वो कर दीजिए। तो ये कौन सा भारत बना रहे हो भैया? अब सारे का सारा ओनस, सारे का सारा दायित्व विपक्ष के ऊपर, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, आप दायित्व मुक्त। एक कल्पना कीजिए, आपने एक इशारा किया था, सदन के अंदर जय हिंद का नारा नहीं लगा सकते आप, वंदे मातरम नहीं लगा सकते, ये तो चिट्ठी में आ गया ना अब तो सारा, उसका बुलेटिन में आ गया राज्यसभा के। सदन के अंदर मोदी मोदी के नारे तो लगा सकते हो गए आप, रोज लगते, आगे भी लगेंगे। जय श्री राम लगा सकते हैं। हाँ, वो जय श्री राम लगाइए, जय श्री राम लगाइए, और भी कुछ लगाइए, बस जय हिंद नहीं लगाना, वंदे मातरम नहीं लगाना। इसके बाद भी आपको इनके बारे में कुछ कहने और सुनने के लिए हमारे पास बचा है क्या? उस सोच को तो देख लीजिए एक बार, किस सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं कि मोदी मोदी तो संसदीय है और जय हिंद असंसदीय है। और आप देखिएगा इस मुद्दे पर भी, अभी तो एसआईआर और वोट चोरी चल रहा है, इस मुद्दे पर भी भागते नजर आएंगे। इनको सदन के अंदर बहस नहीं होने देनी, मोटी बात है। संसद की कार्रवाई अगर सुचारू रूप से चल गई तो ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। आप दे दीजिए एसआईआर का जवाब, दे दीजिए वोट चोरी का जवाब, एब्स्टीन फाइल्स में जो नाम आ रहे हैं मंत्री के, उसका नाम दे दीजिए, आपके प्रिय उसका नाम उद्योगपति का नाम आ रहा है, दे दीजिए, कौन ऑन बोर्ड लिखा हुआ है मेल के अंदर, बता दीजिए जवाब। मैं राम प्रकाश राय नहीं कह रही, ये कह रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी, आपकी पार्टी के नेता। ठीक, उनके सवाल का जवाब हमारी दुकान तो नहीं देंगे आप, मुझे पता है, उनके सवाल का जवाब दे दीजिए। वो सारे सवाल सदन में उनका सामना ना करना पड़े राम प्रकाश जी, इसलिए ये नौटंकी हो रही है बात। कभी एफआईआर को बाहर करवा करके विपक्ष के नेता के खिलाफ, कभी बाकी चीजें करके, कभी विपक्ष को ड्रामेबाज बता करके, डिलीवरी की बात करके। अपनी डिलीवरी का रिपोर्ट कार्ड दे दीजिए ना, 100 स्मार्ट सिटी से बनने थे, बता दीजिए कितनी गंगा साफ होगी वही बता दीजिए, गंगा मैया ने बुलाया था आपको, कितने करोड़ रोजगार दे दिए वो बता दीजिए, कुछ तो बता दीजिए। देश की जो इकोनॉमी है उसको आईएमएफ ने कहां लाके खड़ा कर दिया, देश की करेंसी को लाके कहां बताया उन्होंने, अनस्टेबल, क्रॉलिंग,
दीज आर द वर्ड्स। मोदी डिलीवरी की बात कर रहे हैं, ये तो इस देश को सोचना चाहिए। डिलीवरी की स्पेलिंग भी पता है उनको। सर, एक तरफ मोदी जी डिलीवरी की बात कर रहे हैं, विपक्ष को टिप्स देने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ धनखड़ साहब ने जब एक दुखती रग धनखड़ पर, माफ कीजिएगा, खड़गे साहब ने जब दुखती रग धनखड़ पर हाथ रखा, उनका जिक्र किया, तो जेपी नड्डा तुरंत खड़े हुए, विरोध किए। फिर वो बिहार चुनाव, बिहार की हार उसको याद दिलाया और कहे कि आप अपनी समस्या डॉक्टर को बताइए। मतलब अब वो क्या मोदी जी को वो डॉक्टर बताना चाह रहे थे कि भाई इन सब चीजों का इलाज मोदी जी के पास है, आप मोदी जी से बात करिए, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि हम टिप्स देने को तैयार हैं। तो अब मोदी जी बताएंगे कि विपक्ष जीते कैसे, कैसे हारा, क्यों हारा, डायग्नोस करेंगे विपक्ष की दिक्कत को। नहीं, मोदी जी तो देखिए जगत गुरु हो, छोटे मोटे विपक्ष की कहो तो पूरी दुनिया उनके मुंह की तरफ देखती है। जब तक वो कोई बात ना कह दे सारे दुनिया के नेता कंफ्यूज रहते, वही तो लाइन तय करते हैं ना। भारत किससे तेल खरीदेगा ये मोदी तो तय नहीं कर रहे। ट्रंप क्या कर रहा है थोड़ा एक बार वो भी देख लीजिए। वो बताता है कि वहां से तेल बंद कर दीजिए, तुरंत तेल बंद हो गया कि नहीं हो गया। कहां से खरीद रहे हो आप गैस, एलपीजी कहां से खरीद रहे हो? अमेरिका से 15,000 किलोमीटर। और आपके पड़ोस में कितनी गैस अवेलेबल है, किन दामों पे है, कितनी सस्ती अवेलेबल है। और वो अरबों खरबों रुपए अरबों खरबों डॉलर का सौदा करके उसको भारत के लिए विन विन बताया जा रहा है। वो मोदी जी बात करेंगे। बेसिकली राम प्रकाश जी समझना पड़ेगा इस पूरी की पूरी मानसिकता को। और ये मानसिकता ये है कि थोथा चने और बाजे गणा, एक भी शब्द के ऊपर आप कभी टिके हो वो बता दीजिए। कौन से विश्वगुरु थे, आज सारी दुनिया देख रही है ना आपको। कौन से विश्वगुरु थे आप, पूरी दुनिया में कौन आपके साथ खड़ा हुआ, उस देश का नाम तो बता दीजिए एक बार। डंके तो आपके बहुत बजे हैं लगातार 11.5 साल। देश वालों को तो इस बात पे कंफ्यूज करते रहे कि विदेश में डंका बज रहा है, और विदेश वालों को ये रहा कि देश के अंदर क्रांति हो रही है। अब दोनों ठन ठन गोपाल है। ये है 11.5 साल की डिलीवरी। आप कर लीजिए क्या करेंगे, इसका जवाब है कोई? जब आपके पास इन चीजों का जवाब नहीं है तो फिर आप इस तरह की हरकतें करते हैं सदन के बाहर जो खड़े होकर के। मौसम का आनंद लीजिए, आप भी मौसम का आनंद लीजिए। इस मौसम का दिल्ली में कौन आनंद ले सकता है भाई, बता दीजिए कौन। मैं तो वो शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन कौन आदमी इस मौसम का प्रयोग कर वो लाभ लेना सकता है? तो ये है मोदी जी की मानसिकता। सैडिस्टिक प्लेजर कहते हैं इसको, सीधा सीधा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम सर पहले दिन की बात करें शीतकालीन सत्र की, तो सरकार ने भाई दो बिल पेश किया, उनको पास कराया और फिर अब वो कल तक के लिए सदन को स्थगित करके चले गए। क्या इसी पैटर्न पर पूरा शीतकालीन सत्र चलेगा? अपना अपना काम करेंगे, उसके बाद सदन स्थगित, विपक्ष को कोई मौका नहीं? नहीं नहीं, इसमें ये जो आज हालत हुई है ये लगातार और ज्यादा एग्रेसिव होती जाएगी। प्रपंच का ड्रामा करेंगे कि हम उनसे मिलने एक बार बात कर लें, उसमें निकलना जाना कुछ नहीं है। और जब संसद का सत्र बिल्कुल समाप्ति पे आ जाएगा तब चुपके से, जो पिछली बार हर बार करते हैं, 15 मिनट के अंदर जो भी हाउस का बिजनेस है उसको निपटा देंगे ठाक। विपक्ष शोर करता रहेगा क्योंकि इनको बहस नहीं करनी, इनको सवालों के जवाब नहीं देने, इनको अपनी डिलीवरी की रिपोर्ट नहीं देनी, ड्रामेबाजी इनको करनी है, नाम विपक्ष का लेना है। यही नया नॉर्मल है, यही नया भारत है। हम सबको केवल यही बात सोचने की। मोदी जी अगर डिलीवरी रिपोर्ट देते फिर तो इस देश में संकट ही खत्म हो गई ना। समस्या ये है कि इस देश में डिलीवरी नहीं। पहले दिन आप देख लीजिए कितनी देर हाउस चला, लोकसभा तो कल तक के लिए स्थगित होगी, सीधे सीधे 11 बजे तक। तो यही करने तो आए थे कल। थोड़ा काम उस एफआईआर ने किया, थोड़ा सा काम आज सुबह सुबह राज्यसभा के अंदर हो गया, जिस तरीके से खड़गे साहब को डिस्टर्ब किया गया। वो सारी की सारी इनकी एक प्री स्क्रिप्टेड चीजें, उसी रास्ते पे चलना है। विपक्ष को पहले ही दिन चढ़ा देना है ताकि बहाना मिल जाए कि देखो विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा, बाकी काम पोमेरियन मीडिया कर देगा। वो कहेंगे कि ये सदन नहीं चलने दे रहे। आप ये बताइए, खड़गे साहब जब चेयर को संबोधित कर रहे थे राज्यसभा के अंदर, उनका स्वागत कर रहे थे, तो सत्ता पक्ष को शोर करने का क्या कह रहे थे? वैसा क्या कह दिया था? कुछ असंसदीय कहा था, कुछ गरिमा के खिलाफ बोल दिया था, कोई मर्यादा लांघ दी थी, क्या था? केवल इसलिए कि वो चीज इनको चुभती थी, वो इनकी दुखती रग है, बस। सर एक चीज अब और क्लियर कर दीजिए जरा, जिस तरीके से हमारे सदन के अंदर अडानी और अंबानी का नाम लेना जो है वो अलाउड नहीं है, प्रतिबंधित है, क्या हम आने वाले समय में धनखड़ साहब का नाम भी वैसे देख सकते हैं, उस सीरीज में जोड़ सकते हैं? किसी का भी कर सकते हैं। तो जब जय हिंद कर सकते हैं, वंदे मातरम कर सकते हैं, फिर बाकी क्या रहेगा इंडिविजुअल्स की? केवल एक रहेगा, मोदी मोदी अलाउड है। मोदी मोदी विपक्ष भी चाहे तो वो भी कर सकता है, सरकार चाहे तो करेगी। सरकार के लोग तो उनकी तो जिंदगी इसी बात पे चल रही है, नौकरी इसी बात की। तो ये कुछ भी करने में सक्षम है। धनखड़ का देखिए, मोदी उसका आपने कहा कि अडानी का नाम, अंबानी का नाम, आपको क्या लगता है सिर्फ धनखड़ करते थे? ओम बिरला साहब क्या करते हैं? एक बार आप अंबानी का नाम ले दीजिए सामने
और फिर उनका उनका ओम बिरला साहब का फोटो देख लीजिए एक बार चेहरा सामने, पता लग जाएगा आपको। वो नए राष्ट्रीय सेठ है भाई, उनके बारे में आप कोई टिप्पणी करोगे तो चिंता होना स्वाभाविक है। आज की तारीख में सब कुछ उन्हीं के नियंत्रण में है, सत्ता पक्ष की गर्दन उन्हीं के हाथों में है, एक तरीके से उनकी सारी फाइनेंसिंग का जिम्मा उनके पास है, तो उनके बारे में कैसे सुने, वो उनके सेठ है भाई। यानी अब आने वाले समय में हम ये देखेंगे कि धनखड़ साहब का नाम भी सदन के अंदर नहीं ले सकते। हो सकता है कानून ऐसा बन जाए कि विपक्ष का कोई नेता देश के भीतर कहीं भी, देश के बाहर या शायद दुनिया में कहीं जगदीप धनखड़ को लेकर के उनका नाम नहीं ले सकता हो। इस तरीके की भी कानून ला करके भाजपा खड़ी कर सकती है, क्योंकि अपनी दुखती हुई रगों को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी स्तर पे जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। देखते हैं कल क्या नए डेवलपमेंट्स होते हैं सदन के अंदर। थैंक यू सो मच।